हम्म, साथियों नमस्कार। एक बार आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे विकास के बाद और इस क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। हमने 3 तरीके के वाद पढ़े थे। प्रकृति बनाम पोषण। पहला वाद था वो प्रकृति बनाम पोषण। दूसरा वाद था सतत बनाम असतत। और तीसरा वाद था प्रारंभिक अनुभव बनाम परवर्ती अनुभव। और इनका 3 का जो अंतिम रिजल्ट आया था वो आपके बीच में मैं पेश कर रहा हूं एक बार। इसमें बताया गया कि ये दोनों महत्वपूर्ण है। कौन है? दोनों महत्वपूर्ण है। इसमें जो बताया गया था कि यदि हम तात्कालिक देखेंगे तो सतत दिखेगा, और दीर्घ काल में देखेंगे तो क्या दिखेगा? असतत दिखेगा। और इसमें जो रिजल्ट आया था वो बताया गया था कि प्रारंभिक अनुभव है वो महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम विकास की यात्रा को आगे शुरू करते हैं प्रकृति या आनुवंशिकता से। किससे शुरू करते हैं? प्रकृति या आनुवंशिकता से। प्रकृति या आनुवंशिकता से। आनुवंशिकता और प्रकृति के बहुत सारे क्वेश्चंस है जो बायोलॉजी से जुड़े हुए हैं, वो साइकोलॉजी में पूछे जाते हैं। उन पर आज हम चर्चा करेंगे। उस अध्याय की हम चर्चा करेंगे, बायोलॉजिकल रूप से लेंगे, जैविक रूप से आनुवंशिकता लेंगे हम। आनुवंशिकता, ध्यान देना। ये जो बायोलॉजिकल रूप से आनुवंशिकता होती है वो क्या होती है उस पर पढ़ेंगे। इसमें जो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बिंदु पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं लिंग निर्धारण, दूसरा है वो पूछा जाता है जुड़वां सिद्धांत, जुड़वां सिद्धांत, और तीसरा आनुवंशिकता के नियम। आनुवंशिकता के नियम व परिभाषा। परिभाषा। तो मैं लिंग निर्धारण से शुरू करना चाहूंगा। कहां से शुरू करना चाहूंगा इस टॉपिक को? लिंग निर्धारण से, क्योंकि यहां से तीनों से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं विभिन्न पात्रता परीक्षाओं में। आप चाहे सीटेट दे लीजिए, आप चाहे डीएसएसपी का पेपर दे दीजिए, चाहे आरटेट का पेपर दे दीजिए, या थर्ड ग्रेड का मेन पेपर दे दीजिए, यहां से क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो लिंग निर्धारण, ध्यान देना, लिंग निर्धारण क्या है। जब भी मैंने एक उम्र की बात की थी, वय संधि काल, वेरी इंपॉर्टेंट रूप से इसको ध्यान रखना, वय संधि काल। मैंने इसमें अलग अलग आयु बताई थी आपको पहले दिन ही, जिसमें
लड़कों में ये देखने को मिलती है 13 से 14 वर्ष, और लड़कियों में ये 11 से 12 वर्ष। और एक कथन बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि इस उम्र में है वो लैंगिक हार्मोन्स का स्रावन होता है। क्या होता है? लैंगिक हार्मोन का स्रावन होता है। आपसे पूछा जाता है बार बार प्रश्न, लैंगिक हार्मोन्स किस उम्र में स्रावित होने शुरू होते हैं? वय संधि काल में। और जब हार्मोन या केमिकल पदार्थ जब स्रावित होते हैं तो क्या होती है? मस्तिष्क में क्या मिलती है? उथल पुथल मचती है। इसलिए वही संधि काल को जीवन का सबसे दुखी काल कहा जाता है, जबकि प्रथम वर्ष को जीवन का सबसे सुखी काल कहा जाता है। ये कथन बहुत बार पूछा जाता है, तो ये स्टार लगा करके इसको लिख लो। प्रथम वर्ष, प्रथम वर्ष जैसे ही बच्चा पैदा होता है और उसका जो प्रथम वर्ष व्यतीत होता है वो जीवन का सबसे सुखी काल, वह वह संधि काल, वह संधि काल जीवन का सबसे दुखी काल होता है। ये मनोवैज्ञानिकों ने माना है। अब कह दोगे कि हम तो इसी उम्र में सुखी है, लेकिन ये मनोवैज्ञानिक मानक रूप से क्या मानते हैं? जो जीवन का प्रथम वर्ष है वो जीवन का सबसे सुखी काल है, जबकि वह संधि काल क्या है? जीवन का सबसे दुखी काल है। क्योंकि जैसे ही हार्मोन का स्रावन शुरू होता है तो क्या होता है? मस्तिष्क में क्या पहुंचती है? उथल पुथल मचती है, जिससे सामयिक क्या बताए? उठाव पटक शुरू हो जाता है। अब ध्यान देना, आपसे जो आगे प्रश्न पूछे जाते हैं, जो लैंगिक हार्मोन्स है जिनके कारण से ये उथल पुथल मचता है, उनके नाम अलग अलग पूछे जाते हैं। पुरुषों में व स्त्रियों में। जो पुरुषों में जो लैंगिक हार्मोन्स का स्रावन होता है उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, और जो स्त्रियों में जो हार्मोन स्रावित होता है उसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। इस कारण से क्या देखने को मिलता है? ध्यान देना, जो पुरुषों में जो ग्रंथि होती है उसको बोलते हैं वृषण, और जो महिलाओं में जो ग्रंथि होती है उसको बोलते हैं ओवेरी। यहां से श्रावण होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये आप सोचते होंगे कि ये बायोलॉजिकल चैप्टर है, लेकिन ये साइकोलॉजी में पूछे जाने वाली बातें हैं। पुरुषों में कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन, और स्त्रियों में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ग्रंथि कौन सी है? वर्षण पुरुषों में, और स्त्रियों में कौन सी है? ओवेरी या अंडाशय। अंडा। अब इन हार्मोन्स का स्रावन शुरू होते ही क्या देखने को मिलता है? शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ध्यान देना, स्त्रियों और पुरुषों में शारीरिक बदलाव देखने को मिलते हैं इन हार्मोन के स्रावन शुरू होते ही। तो जो शारीरिक परिवर्तन दिखाई देते हैं उनको हमने क्या कहा है? द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण। उनको क्या बोलते हैं हम? द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण। द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण, ये हार्मोन्स का ही खेल है पूरा का पूरा।
जिसके कारण से ये आनुवंशिकता आगे बढ़ती है। अब मैं बात करने चाह रहा हूं पहला, पुरुषों में कौन कौन से हैं। तो पुरुषों में जो द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण दिखाई देते हैं, जिनको हम बोलते हैं द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण या सेकेंडरी, क्या बोलते हैं, सेकेंडरी जो प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है, वो कौन कौन सी है। तो पुरुषों में जो देखने को मिलता है, वो पहला लक्षण स्वर यंत्र मोटा हो जाता है। सेकंड है वो वक्ष स्थल पर बाल उगने शुरू हो जाते हैं। बाल उगने शुरू हो जाते हैं। थर्ड, शरीर से अधिक संवेद का उत्सर्जन होता है। कंठ नली मोटी हो जाती है। वक्ष स्थल पर क्या होने लग जाते हैं, शुरू हो जाते हैं, बाल का उगना शुरू हो जाता है। शरीर पर अधिक संवेद का उत्सर्जन होता है। और जो चौथा लक्षण जो दिखाई देने लगता है, आंतरिक अंगों पर बाल देखने को मिलते हैं। और ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है कि द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों के तहत पुरुषों की जो कंठ नली है, जो स्वर यंत्र है, वो मोटा हो जाता है। और हम कहते हैं कि आले की बोली कहीं पड़वा लाग गई, गागी गागी पड़वा लाग गई। इसका मतलब है कि इनमें क्या होना शुरू हो गया है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का श्रवण शुरू हो गया है कि बोली जाडी पड़ी थी, क्या आयल है, कहते हैं ना हम साधारण भाषा में। तो ये कहने का मतलब क्या है कि पुरुषों में जो द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण दिखाई देंगे, वो 4 गौण लैंगिक लक्षण दिखाई देंगे। कौन सा, स्वर यंत्र का मोटा हो जाना, वक्ष स्थल पर बाल उगने शुरू हो जाना, शरीर के से अधिक संवेद का उत्सर्जन होना, संवेद यानी पसीना, पसीना का क्या हो जाना, शुरू हो जाना, और आंतरिक अंगों पर क्या हो जाना, बाल देखने को मिलना। स्त्रियों में जो द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण देखने को मिलते हैं, वो मेनली ये है। अब उल्टा होगा, स्वर यंत्र क्या हो जाता है, स्वर यंत्र पतला हो जाता है। वक्ष स्थल पर उभार देखने को मिलता है। वक्ष स्थल पर क्या देखने को मिलता है, उभार देखने को मिलता है। थर्ड जो लक्षण देखने को मिलता है स्त्रियों में, वो है छाती व आंतरिक अंगों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
स्वर यंत्र पतला हो जाता है, जिसके कारण से उसकी आवाज कैसी हो जाती है, महीन हो जाती है या पतली हो जाती है। जो स्वर यंत्र है, जो कंठ लेरिंग्स होते हैं जिसको बोलते हैं, वो पतला हो जाता है। और वक्ष स्थल में क्या देखने को मिल रहा है, उभार देखने को मिलता है, छाती व आंतरिक अंगों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। तो ये अलग अलग जो थे गौण लैंगिक लक्षण जिसको हमने देखा। द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण पुरुषों में कौन कौन से हैं, स्त्रियों में कौन कौन से हैं, और ये किस कारण से दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, ये भी हमने समझा। क्योंकि ये दो हार्मोन्स होते हैं, पुरुषों में होता है कौन सा, टेस्टोस्टेरोन, और स्त्रियों में कौन सा होता है, स्त्रियों में कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरॉन। और जो पुरुषों में जो ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है, वृषण। और जो स्त्रियों में ग्रंथि होती है उसको क्या बोलते हैं, अंडाशय। क्या बोलते हैं, अंडाशय। तो बहुत बार प्रश्न आता है कि पुरुषों में लैंगिक ग्रंथि का नाम क्या है, तो आपको लिखना है वृषण। और स्त्रियों में लैंगिक ग्रंथि कौन सी होती है, ओवेरी या अंडाशय। तो ध्यान देना, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आप पढ़ करके नहीं जाते हो, और पढ़ने के नहीं कारण से क्या हो जाता है, छोटे छोटे सवाल जो बहुत ही जानकारी में आने चाहिए थे हमें, वो भी हमारे क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। अब मैं जुड़वां सिद्धांत के बारे में बात करूंगा। अगला जो टॉपिक है वो जुड़वां सिद्धांत। जुड़वां सिद्धांत, ध्यान देना। जुड़वां बच्चे होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, समरूप जुड़वां और दूसरे होते हैं भात्रीय जुड़वां। जो समरूप जुड़वां होते हैं वो एक ही समय पैदा होते हैं, एक ही समय पैदा होते हैं, सभी लक्षण समान होते हैं। जबकि भात्रीय जुड़वां एक ही समय पैदा होते हैं, जबकि कुछ गुण क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो ये कैसे पैदा होते हैं, इनका सिद्धांत क्या है बायोलॉजिकल रूप से, किस तरीके से इनका निर्धारण होता है, वो पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, समरूप जुड़वां और भात्रीय जुड़वां। आप देखना कल हम इस पे डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। समरूप आइडेंटिकल और फेडरल ट्विन होते हैं ना, ट्विन आपने देखा होगा कोई फिल्मों में, जुड़वा भाइयों की कथाएं तो आपने देखा होगा। और आप पेपर उठाना, जितने भी आज आपको क्या करना है काम, जितने भी पेपर उठाना और उन पेपरों में जो भात्रीय जुड़वा या जो फेडरल ट्विन्स है और जो समरूप या हमशक्ल जुड़वा है, जो दिखने में बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं, जबकि क्या होते हैं, भात्रीय जुड़वा है दो देखने में क्या होते हैं, थोड़े अलग अलग दिखाई देते हैं, जबकि एक ही समय पैदा हुए होते हैं। तो ट्विन जुड़वा बंधु होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, समरूप व भात्रीय। और आप, मेरा एक आपसे निज रूप से कहना है कि आप आज पेपर देखना रात भर, और उनमें से हर पेपर में एक या दो क्वेश्चंस मिलेगा इनसे,
और आप फिर यूट्यूब जाकर के खोलना, जितने भी यूट्यूब्स हैं उनको खोलना, और जितने भी चैनल्स हैं उन पर आप सर्च करना कि इनको आपको कोई भी नहीं पढ़ाता है। और पढ़ाने का कारण ये है क्योंकि ये टॉपिक्स कहाँ से, किस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, बायोलॉजिकल या जीव विज्ञान से जुड़ा हुआ है। और जीव विज्ञान में भी किससे, शरीर क्रिया विज्ञान से, फिजियोलॉजी से जुड़ा हुआ टॉपिक्स है। तो इस टॉपिक्स पर लोगों की जो शंकाएं वो बनी रहती है। तो आपको क्यों होते हैं ये समान और क्यों अलग अलग दिखाई देते हैं, इनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। ये बहुत बड़ा, मतलब आधे या 1 घंटे का पूरा चैप्टर होने वाला है समरूप जुड़वां का और भात्रीय जुड़वां का। तो आपको मेरा इतना ही निवेदन है कि आप इनसे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आप कल इकट्ठा करें, और हम अगली क्लास में इस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आपको ध्यान देना है, जो मैं देख रहा हूं देखना, आज जो डिटेल से पढ़ाया वो एक बार एक देखना। लिंग निर्धारण भय संधि काल से क्या होती है, 13 से 14 आयु में किस में शुरू होती है, लड़कों में। 11 से 12 काल में किस में शुरू होती है, लड़कियों में। और लैंगिक हार्मोन का क्या होता है, श्रावण होना शुरू हो जाता है वय संधि काल से, प्यूबर्टी बोलते हैं जिसको। और वैज्ञानिकों ने कहा है कि प्रथम वर्ष है वो जीवन का सबसे सुखी काल, जबकि वय संधि काल क्या होता है, जीवन का सबसे दुखी काल होता है। जो लैंगिक हार्मोन्स होते हैं, जो पुरुषों में होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन, और स्त्री में होता है वो प्रोजेस्टेरोन। और जो ग्रंथि जिससे स्रावित होते हैं वो होते हैं, पुरुषों में होती है वो वर्षण, और जो स्त्रियों में होती है ओवेरी या अंडाशय जिसको बोलते हैं, वहां से स्रावित होते हैं, जिसके कारण से कई मूर्त लक्षण हमें दिखाई देते हैं जो स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं, शारीरिक परिवर्तन दिखाई देते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण। द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण। द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण बोलते हैं। और जो द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण है वो पुरुषों में निम्न है, और ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है प्रश्न। और बाकी जो परिवर्तन है वो 3 परिवर्तन और है, स्वरयंत्र वाला ध्यान रखना। लेरिंग्स बोलते हैं, ये क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, और स्त्रियों में क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, जिसके कारण से पुरुषों की आवाज है वो क्या हो जाती है, भारी पन आ जाता है, जबकि स्त्रियों की आवाज में क्या आ जाता है, पतलापन देखने को मिलता है। वक्ष स्थल पर उभार, वक्ष स्थल पर बाल आना पुरुषों में, शरीर से अधिक क्या होना, स्वेद या पसीने का श्रावण होना पुरुषों में, बहुत सारे परिवर्तन से वो देखने को मिलते हैं, जिससे स्पष्ट रूप से पता लग जाता है कि अब क्या होगी, ये वय संधि काल की शुरुआत हो चुकी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व लाइक कीजिए, अपने मित्रों तक पहुंचाइए। हम आपके लिए कल की क्लास में जुड़वां सिद्धांत लेकर के आएंगे डिटेल में, और जुड़वां सिद्धांत से पहले आपको मैं परिचय करवा दूंगी, आप क्वेश्चंस लेकर के आना और उन क्वेश्चंस पर चर्चा करना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।